तो सिगरेट और वेप, एक पुराना दुश्मन और एक नया खिलाड़ी। लेकिन इन दोनों में से असली खतरा कौन है? चलिए इस मुकाबले की तह तक चलते हैं। सवाल बिल्कुल सीधा है और हम इसी का जवाब ढूंढेंगे। क्या ये जो नया ऑप्शन आया है वो वाकई पुराने वाले से बेहतर है या ये बस एक नए तरह का धोखा है? आइए इसे समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मिलते हैं हमारे पुराने और जाने माने विलन से, सिगरेट। हाँ, आपने सही सुना, लगभग 600 इंग्रेडिएंट्स। लेकिन असली कहानी तो तब शुरू होती है जब इसे जलाया जाता है। जलते ही ये 7000 से भी ज्यादा केमिकल्स का एक जहरीला कॉकटेल बन जाती है और यही जलने का प्रोसेस ही इसे इतना ज्यादा खतरनाक बनाता है। तो इस कॉकटेल में मुख्य गुनहगार कौन कौन है? सबसे पहले है निकोटीन, जो आपको इसका आदी बना देता है। फिर आता है टार, सोचिए एक चिपचिपा काला पदार्थ जो फेफड़ों पर परत की तरह जम जाता है। फिर है कार्बन मोनोऑक्साइड, एक जहरीली गैस जो आपके खून से ऑक्सीजन ही चुरा लेती है। और आखिर में कार्सिनोजन, मतलब वो केमिकल्स जो सीधे सीधे कैंसर को दावत देते हैं। और इन सब का नतीजा? दुनिया भर में हर साल लगभग 80 लाख लोग सिगरेट से जुड़ी बीमारियों की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। पर यहां एक सवाल उठता है, अगर सिगरेट इतनी जानलेवा है तो फिर ये इतनी पॉपुलर हुई कैसे? इसका जवाब मार्केटिंग के एक बहुत ही शातिर खेल में छिपा है और इसके लिए हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना होगा, साल 1929 में। सोचिए जरा, 1929 की ईस्टर डे परेड। न्यूयॉर्क की सड़कों पर कुछ पढ़ी लिखी फैशनेबल महिलाएं मार्च कर रही हैं और अचानक सिगरेट जला लेती हैं। प्रेस इसे आज़ादी की मशालों का नाम दे देती है और बस रातों रात सिगरेट पीना महिलाओं की आज़ादी और बगावत का एक सिंबल बन गया। और इस पूरे स्टंट के पीछे जो दिमाग था वो था एडवर्ड बर्नीज का, जिसे पब्लिक रिलेशंस का पिता भी कहा जाता है। उन्होंने बहुत चालाकी से सिगरेट को महिलाओं के अधिकारों के आंदोलन से जोड़ दिया। मकसद महिलाओं का एक नया मार्केट तैयार करना। और बताया क्या, ये आइडिया काम कर गया, बिक्री दोगुनी हो गई। सोचिए एक आइडिया में कितनी ताकत होती है। और ये देखिए कि सच को सामने आने में कितना वक्त लगा। 1929 में सिगरेट को आज़ादी का प्रतीक बनाया गया। ठीक एक साल बाद 1930 में इसे कैंसर से जोड़ने वाली पहली स्टडी भी आ गई थी। लेकिन इस सच पर पक्की मोहर लगने में 1964 तक का समय लग गया, मतलब पूरे 35 इयर्स। दशकों तक लोग इसके जानलेवा खतरों से पूरी तरह अनजान बने रहे। तो ये तो थी पुराने विलन की कहानी। अब रिंग में एंट्री होती है नए चैलेंजर की, वेपिंग। ये एक बैटरी से चलने वाला डिवाइस है। अब यहां तंबाकू जलता नहीं है, ये बहुत जरूरी बात है, बल्कि ये वेप जूस नाम के एक लिक्विड को गर्म करके भाप में बदल देता है, जिसे लोग इनहेल करते हैं। तो जलना नहीं, सिर्फ गर्म होना, यही इसका सबसे बड़ा फर्क है। तो इस वेप जूस में आखिर होता क्या है? निकोटीन तो इसमें भी है, जो लत की असली जड़ है। साथ में है प्रोपिलीन ग्लाइकॉल और वेजिटेबल ग्लिसरीन, जो वो घना धुआं या कहिए कि भाप बनाते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प है ये फूड फ्लेवरिंग्स, कैंडी और फलों के स्वाद वाले फ्लेवर्स। ये खाने के लिए तो बिल्कुल सेफ है, पर सवाल ये है कि क्या इन्हें गर्म करके इनकी भाप को फेफड़ों में लेना भी उतना ही सेफ है? और यहीं पर आकर ना इतिहास खुद को दोहराता हुआ सा लगता है। एक ही प्रोडक्ट, लेकिन मार्केटिंग के दो बिल्कुल अलग अलग तरीके। अमेरिका में इसे कैंडी फ्लेवर्स के साथ एक कूल लाइफस्टाइल प्रोडक्ट की तरह बेचा गया और नतीजा ये किशोरों के बीच एक महामारी बन गया। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन में इसे सिगरेट छुड़ाने वाले एक मेडिकल टूल की तरह पेश किया गया, जिससे स्मोकर्स को वाकई मदद मिली। तो अब वक्त आ गया है फैसले का। जब सिगरेट और वेप आमने सामने हो तो नतीजा क्या निकलता है? क्या ये वाकई एक कम बुरे ऑप्शन का मामला है? चलिए इन दोनों की सीधी सीधी तुलना करते हैं। कंबस्चन यानी जलना सिगरेट में होता है, वेप में नहीं। टार सिगरेट में है, वेप में नहीं। कैंसर पैदा करने वाले तत्व सिगरेट में बहुत ज्यादा हैं, वेप में कम हैं, लेकिन हैं जरूर। और निकोटीन, वो तो दोनों ने है। पर सबसे बड़ी बात, वेपिंग के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स पर हमारे पास दशकों का डेटा है ही नहीं। ये एक अनजाना खतरा है। तो बॉटम लाइन क्या है? देखिए, वेपिंग सुरक्षित नहीं है। हाँ, ये सिगरेट से होने वाले कई बड़े नुकसानों से बचाती है, लेकिन ये जोखिम मुक्त बिल्कुल भी नहीं है। आप कह सकते हैं कि ये दो बुराइयों में से एक कमतर बुराई है। तो जब हम इन खतरों को समझ गए हैं, तो सवाल ये है कि इस जाल से बाहर कैसे निकला जाए।
चलिए अब छोड़ने के मुश्किल लेकिन मुमकिन सफर पर बात करते हैं। अगर कोई इसे छोड़ने का फैसला करता है तो उसे पता होना चाहिए कि शुरुआती कुछ दिन एक असली जंग की तरह होते हैं। पहले 3 घंटे में ही तलब और चिड़चिड़ाहट शुरू हो जाती है। 2 दिन तक ये अपनी पीक पर होती है। 1 हफ्ते तक ये तलब लहरों की तरह आती जाती रहती है। लेकिन हिम्मत रखने वाली बात यह है कि 2 से 4 हफ्तों में फेफड़े बेहतर महसूस करने लगते हैं और 1 महीने के बाद दिमाग खुद को रीसेट कर लेता है और तलब लगभग खत्म हो जाती है। तो जब वो क्रेविंग हिट करे तो क्या करना है? कुछ बहुत सिंपल सी चीजें हैं। टहलने निकल जाइए, थोड़ा पानी पीजिए या कोई च्युइंग गम चबाइए। और बस एक बात याद रखिए, तलब की ये जो तेज फीलिंग होती है ना, ये सिर्फ 5 मिनट तक रहती है, ये गुजर जाएगी। और आखिर में चुनाव बस एक सवाल पर आकर रुक जाता है। 5 मिनट की एक तलब को सहना है या फिर जिंदगी भर का खतरा मोल लेना है। ये फैसला हर किसी को खुद करना है।